गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग हमारा विज्ञान 1 का पार्ट 9 कार्बनिक अम्ल देख रहे हैं। और इसके पूर्व वीडियो में बेटा हमने महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक इथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल ये भाग शुरू किया हुआ है, जिसमें इसके पूर्व वीडियो में हमने इथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म देखे, जिसमें दो अभिक्रियाएं बताई गई है। पहले थी सोडियम के साथ अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया हमने देखी थी बेटा निर्जलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आज जो भाग हम लोग देखने जा रहे हैं वो है अल्कोहल एक ईंधन। जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल के रूप में जो पदार्थ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो है बेटा इथेनॉल। ठीक है, और इथेनॉल का ही यहाँ पे एक ईंधन के रूप में किस तरह से उपयोग किया जाता है उसके बारे में जानकारी बताई गई है। जैसे आपको पता है कि गन्ना ये जो वनस्पति है वो सूर्य की ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा में अत्यंत कार्यक्षम हो जाती है, और उसके वजह से जब हम लोग गन्ने का रस से शक्कर बनाते हैं तो उसमें हमें किण्वन के रूप में अल्कोहल भी प्राप्त होता है। जैसे कि ये बोल सकते हैं हम लोग कि गन्ने के रस से ही हमें इथेनॉल की निर्मित हो सकती है, ये बताया गया है। और पर्याप्त हवा में जब हम लोग इथेनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलाते हैं, ठीक है, तो हमें यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जब पर्याप्त हवा में इथेनॉल को जलाया जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये उत्पाद हमें मिल सकते हैं। और ये इथेनॉल जो है वो एक ऐसा ईंधन है कि जिसको हमें यदि पेट्रोल की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अगर इसको मिलाया जाए पेट्रोल के साथ तो ये ईंधन बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। और ये ईंधन जो है वो इसे फिर हम लोग गैसोहोल भी कहेंगे। गैसोहोल तो यानी क्या होता है कि जब पेट्रोल की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पेट्रोल में अल्कोहल यानी कि इथेनॉल यह ईंधन जब मिलाया जाता है उसे हम लोग गैसोहोल कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते बढ़ा हमारे अगले भाग की तरफ, वो है इथेनॉइक अम्ल। जैसे कि इथेनॉइक अम्ल का सूत्र जो है वो CH3COOH है, यानी कि ये एसिडिक अम्ल का भी एक सूत्र है, यानी कि इथेनॉइक अम्ल को ही एसिडिक अम्ल भी कहते हैं। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। जिसका क्वथनांक बिंदु है 118 डिग्री सेल्सियस और ये रंगहीन द्रव है, मतलब इसका कोई रंग ही नहीं है। ये एक अम्लीय विलयन है। अम्लीय यानी कि अम्ल है ये एक, और इसमें नीला लिटमस जो होता है वो तुरंत लाल हो जाता है बेटा। जैसे कि आपको पता है अचार में परिरक्षक के रूप में विनेगर का उपयोग किया जाता है, वैसे ही तो यदि वहाँ पर विलयन के रूप में एसिडिक अम्ल को पानी के साथ अगर मिलाया जाए तो वह जो अचार है बहुत दिनों तक टिकेगा। 508% उसका विलयन हमें उसमें डालना होगा। और उसके बाद इथेनॉइक अम्ल का द्रवणांक आपको यहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस है, ये भी बताया गया। अब यहाँ पे बताया गया कि यदि हम लोग इथेनॉइक अम्ल को ठंडे प्रदेशों में जैसे कि रूम टेम्परेचर पे, मतलब कमरे के तापमान पर अगर उसे रखें तो वो बर्फ बन जाता है बेटा, और ये बर्फ के समान भी दिखने लगता है। कौन? इथेनॉइक अम्ल, जिसको हम लोग एसिडिक अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको एक अभिक्रिया बताई गई है, यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, ये जो पदार्थ आपको यहाँ पे दिए गए हैं अम्ल, यानी कि अम्ल का स्वरूप ही ऐसा होता है कि जो नीले लिटमस को लाल में परावर्तन कर देता है। ठीक है, तो ये कौन से रंग में परिवर्तित हुआ है ये हम लोग जब इसका प्रयोग करके देखेंगे तो ही हम लोग को समझ में आएगा। तो इसका जो पीएच मूल्य होता है बेटा वो 7 से कम होता है, 7 होता है, या 7 से ज़्यादा होता है, ये पूछा गया। तो ये जो इसका पीएच मूल्य है बेटा वो 7 से कम ही होता है। ठीक है, और 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 यानी उदासीन होता है। पीएच पट्टी या पर दिखाई दिया रंग दोनों में लाल या पीला या ऑरेंज ये कलर इसमें दिख सकता है बेटा, और इसका संबंधित पीएच जो भी आपको मिलेगा वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये पीएच दर्शक पट्टिका का उपयोग करके हम लोग इसका पीएच मापन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इथेनॉइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की तरफ। जैसे कि इथेनॉइक अम्ल का जो रासायनिक गुणधर्म है, यहाँ पे आपको दो क्षार के साथ कुरीतियां बताई गई है। एक है तीव्र क्षार के साथ अभिक्रिया और दूसरी है बेटा कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है,
और तीसरी इसके बाद स्टिरीकरण अभिक्रिया भी बताई गई है, जो कि ये दो अभिक्रियाओं के बाद हम लोग जरूर देखेंगे, जिसमें हम लोग ईस्टर नामक पदार्थ कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, वो हम लोग देखेंगे। इन तीनों में आपको इथेनॉइक अम्ल की जरूरत पड़ेगी, मतलब क्षार के साथ अभिक्रिया करने में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने में, और ईस्टर की निर्मित करने में भी आपको ये इथेनॉइक अम्ल का उपयोग होगा। तो ये इथेनॉइक अम्ल जो है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और उसका एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है। और इथेनॉइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया जो है वो मुख्य रूप से क्रियात्मक समूह के कारण ही होती है। जैसे कि तीव्र क्षार के साथ अभिक्रिया, तीव्र क्षार कौन सा है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब एसिडिक अम्ल यानी कि इथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया होती है, तो इसमें उत्पाद, मतलब जो उत्पाद में मिलने वाले पदार्थ होते हैं, वो एक तो लवण हम लोग को मिलता है बेटा, सोडियम एसिटेट, ये लवण आपको यहाँ पे मिलता है, और पानी आपको यहाँ पे मिला हुआ दिखता है। तो यहाँ पे इस बनने वाले लवण यानी कि सोडियम एसिटेट, ये जो लवण है, इसका IUPAC नाम जो है वो सोडियम इथेनोएट है। इसको सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोएट भी कह सकते हैं। और आपने पिछली कक्षा में देखा होगा कि एक एसिडिक अम्ल जो होता है, यानी कि यही इथेनोइक अम्ल, ये एक सौम्य अम्ल है, और यहाँ पे जो सोडियम एसिटेट आपको यहाँ पे मिलता है वो एक लवण उदासीन के प्रकार में पाया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीव्र क्षार के साथ इथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है, जिससे हम लोग सोडियम इथेनोएट ये पदार्थ यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले अभिक्रिया की तरफ, वो है बेटा यानी कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, जब भी हम लोग कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं, तो इन दोनों द्वारा मिलने वाला जो उत्पाद होता है वो समान होता है। वो समान कैसे होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि पहली और ये दूसरी, ये दो अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है बेटा। ये दोनों अभिक्रियाओं में जैसे आप पहली बार यहाँ पे दिख रहे हैं कि इथेनोइक अम्ल जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको उत्पाद में पदार्थ मिल रहा है वो सोडियम एसिटेट है, जिसको सोडियम इथेनोएट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो और पानी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ पे मुक्त होती है। वैसे ही जब हम लोग इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं, तो यहाँ पे जो उत्पाद में मिलने वाला पदार्थ होता है वो है बेटा सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिटेट, और यहाँ पे सेम पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती हुई आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इन दोनों अभिक्रियाओं में समान बात यह है कि मिलने वाला उत्पाद जो है वो दोनों अभिक्रियाओं में अलग अलग नहीं, एक समान आपको मिल रहा है। और अभिक्रिया कौन से पदार्थों की हम लोग कर रहे हैं, कौन से यौगिकों की हम लोग कर रहे हैं, वो है बेटा दोनों जगह पे एक कॉमन है, सोडियम इथेनोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, ये अलग है, और सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे अलग है। तो ये हो गई हमारी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ, वो है बेटा स्टिरीकरण अभिक्रिया। स्टिरीकरण अभिक्रिया में आपको इथाइल इथेनोइट मिल रहा है। देखिए, आपको यहाँ पे इस आकृति मतलब अभिक्रिया द्वारा आपको समझ में आएगा कि इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब इथेनॉल के साथ की जाती है, मतलब अभी तक देखिए हम लोगों ने सबसे पहले इथेनॉल के बारे में जानकारी ली, फिर इथेनोइक अम्ल के बारे में जानकारी ली। इन दोनों को यदि एक दूसरे के साथ मिला लिया जाए है ना, और उत्प्रेरक के रूप में अगर अम्ल इसके साथ हो, वो हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। इस आकृति में, इस प्रयोग में आपको समझ में आ जाएगा कि इथेनोइक अम्ल, इथेनॉल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इनका हम लोगों ने यहाँ पे मिश्रण ले लिया। तो इस मिश्रण के बाद आपको जो मिलने वाला उत्पाद होता है वो है बेटा CH3COOCH2CH3 यानी कि इथिल इथेनोएट, ये उत्पाद आपको यहाँ पे प्राप्त होता है, और पानी यहाँ पे आखिरी में बचा हुआ आपको मिलता है। तो ये जो इथिल इथेनोइट है यही हमारा ईस्टर है, ठीक है ना। तो समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे इथेनोइक अम्ल और इथेनॉल, इन दोनों की अभिक्रिया से जो उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं उसका नाम है बेटा इथिल इथेनोइट, ठीक है। और यहाँ पर
स्टीरीकरण अभिक्रिया में आपको यह बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल, मतलब इथेनोइक अम्ल और इथेनॉल, इनकी अभिक्रिया से ही ईस्टर, यह क्रियात्मक समूह वाला पदार्थ बनता है। ये आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इथेनोइक अम्ल इथेनॉल से अभिक्रिया करता है, तभी इथिल इथेनॉइड यह ईस्टर बनता है। तो ये ईस्टर का नाम या फिर इसका सूत्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यही बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो ये जो आपको यहाँ पे प्रयोग दिया गया है, ये प्रयोग आप लोग अच्छे से पढ़िए। बहुत आसान सा एक प्रयोग है। पानी लिया हुआ है, बीकर लिया हुआ है, इसको हम लोग जला रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, और एक पलक नली में हमने इथेनोइक अम्ल, इथेनॉल और सांद्र अल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। इसकी अभिक्रिया से ही आखिरी में इथिल इथेनॉइड बना हुआ आपको यहाँ पे मिलता है। अब हम लोग चलते हैं हमारी अगली पेज की तरफ, जहाँ पे आपको ईस्टर के बारे में बहुत सुंदर सी जानकारी दी गई है बेटा। जैसे कि आप लोग बाजार से बहुत सारे सुगंधित द्रव्य या फिर स्वाद वाले पदार्थ खरीदते हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण जो भाग होता है, महत्वपूर्ण जो पदार्थ होता है, वो होता है बेटा ईस्टर। ईस्टर एक मीठी गंध वाला ऐसा पदार्थ है कि जिसमें फलों में होने वाला स्वाद आराम से आ जाता है, और इसके लिए विशिष्ट ईस्टर भी उपयोग में लाए जाते बेटा। मतलब पदार्थ या फलों का जो स्वाद है उसके लिए विशिष्ट तरह के ईस्टर बनाए जाते हैं, और जैसे कि कोई सुगंधित द्रव्य है और स्वाद वाला कोई पदार्थ है, उसका स्वाद और अच्छे से बढ़ाने के लिए ईस्टर का उपयोग फल विक्रेते या फिर मिठाई विक्रेते आराम से करते हैं। इसमें एक बात आपको बताई गई कि मान लीजिए कि ईस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से अगर की जाए, तो मिलने वाला जो उत्पाद होगा वो होगा बेटा सोडियम कार्बोक्सिलेट और अल्कोहल। यानी कि आपको यहाँ पे दो पदार्थ आपको यहाँ पे मिलेंगे, वो होंगे सोडियम कार्बोनेट, कार्बोक्सिलेट और अल्कोहल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस क्षार के साथ जब भी ईस्टर की अभिक्रिया होती है तो आपको अल्कोहल मिलता है, और सोडियम लवण के रूप में कार्बोक्सिल अम्ल मिलेगा, है ना। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें हम लोग क्या बना रहे हैं? साबुन बना रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? सोडियम कार्बोक्सिलेट ये एक साबुन का ही प्रकार है, और क्योंकि वसा से साबुन बनाने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, तो इस अभिक्रिया को आप साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, कह सकते हैं। और ये परीक्षा में अगर पूछा गया कि बताइए साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि ईस्टर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो आपको साबुन मिलता है और अल्कोहल भी बनता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा ईस्टर और ईस्टर के अन्य प्रकार। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है बेटा महाअणु और बहुलक। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बहुलक के बारे में और महाअणु के बारे में आपको जानकारी बताई गई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाअणु को मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं और बहुलक को पॉलीमर्स कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है कि अनाज, अंकुरित अनाज, मांस, इन पदार्थों में हमें कौन से पोषक द्रव्य प्राप्त होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या है, या कपड़ा, घर का सामान, लचीली वस्तु कौन से रासायनिक पदार्थों से बनते हैं, इन सब का उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको महाअणु के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये महाअणु है क्या। तो सबसे पहले बेटा महाअणु जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या जो है, तो हमने इसके ये सब अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा था कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या हमारे आसपास वो अपनाने वाले पदार्थों में इतनी विशाल है कि वो संख्या लगभग 10 लाख के आसपास है, और उनके अंदर अनुद्रव्यों की व्याप्ति 10 का घातांक 1 से लेकर 10 का घातांक 12 इतनी विशाल है। तो अधिक अनुद्रव्यमान वाले अणुओं की यदि हमने परमाणु संख्या ज्ञात की तो वो आपको बहुत अधिक मिलेगी। मतलब हर एक अणु के घटक के परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक होगी, और इसलिए उसका द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे लाखों परमाणुओं से बने प्रचंड कार्बनिक अणुओं को महाअणु कहते हैं। मतलब महाअणु समझ में आया आप लोग को कि लाखों परमाणु जब एक दूसरे से बनते हैं, मिलते हैं, और उनसे एक प्रचंड कार्बनिक अणु बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? महाअणु कहते हैं। और एक ये है बहुलक के अंतर्गत ही आते हैं। तो महाअणु से ही बहुलक बनता है बेटा, ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। परंतु प्राकृतिक महाअणु और मानव निर्मित महाअणु, इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको ये बता देता हूँ कि सजीव सृष्टि के
शुरुआत में या आधार स्तंभ कौन कौन है, प्राकृतिक महाअणु कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 3 प्राकृतिक महाअणु हैं, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। ये सजीव सृष्टि के आधार स्तंभ है, यानी कि इसी से हमारी सजीव सृष्टि की निर्मित हुई है। तो इनके अलावा कौन कौन से यौगिक हैं हमारे शरीर में, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, इन पॉलीसेकेराइड यौगिकों से हमें अन्न, वस्त्र और निवास प्राप्त होता है। मतलब अन्न वस्त्र के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इससे आपको निवास भी प्राप्त होता है। अब प्रोटीनों के द्वारा जो है प्राणियों का बहुत बड़ा हिस्सा बनता है और उनकी शारीरिक प्रक्रियाएं और गतिविधियों के आधार पर जो होती है प्रक्रियाएं होती है शारीरिक और बहुत सारी अन्य गतिविधियां, वो प्रोटीनों के द्वारा ही होती है। और न्यूक्लिक अम्ल के अनुस्तर जो होते हैं वो आनुवंशिकता नियंत्रित करती है बेटा। इसके अलावा रबड़ जो है वो भी एक प्राकृतिक महाअणु है, ये आपको बताया गया। अब देखिए मानव निर्मित महाअणु अगर आपने देखे तो मानव निर्मित महाअणु में सबसे पहले रबड़ जो है और रेशम, ये प्राकृतिक महाअणु हैं। इनसे ही कारखानों में और प्रयोगशाला में महाअणुओं की निर्मित की जाती है। किससे? प्राकृतिक रबड़ और रेशम से। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान काल के जीवन में महाअणुओं का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जैसे कि कपास, रेशम, ऊन, ऐसे धागों की लंबाई के अनुसार मानव निर्मित धागे, रबड़ और इलास्टोमर, पत्रे, नलिया, असंख्य पदार्थ की वस्तुएं लेप बनाने में प्लास्टिक, ये भी मानव निर्मित महाअणुओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको बताए गए हैं। मतलब आज की रोजमर्रा की दुनिया में, जीवन में बहुत ज़्यादा हमें महाअणुओं के, बहुलकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा हम लोग तो जीना मुश्किल समझ लिए कि हम लोग रह ही नहीं सकेंगे। तो बहुत सारे अनेक छोटे एक दूसरे से नियमित पद्धति से जुड़कर यहाँ पर प्राकृतिक महाअणुओं की संरचना बननी है। तो इसलिए महाअणु से ही बहुलक बनाए जाते हैं। तो ये बहुलक क्या बेटा कि छोटे घटकों की नियमित पुनरावृत्ति से बनने वाले महाअणु को ही बहुलक कहते हैं। तो जिस छोटे घटक की पुनरावृत्ति बहुलक बनाती है या उस घटक को एकलक भी हम लोग कह सकते हैं बेटा। एकलक के बहुत सारे पदार्थों को हम लोग एकलक, दो और एकलक और तीसरा एकलक से ऐसा बहुत सारे बहुलक हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है वो एकलक से बहुलक बनाने वाली, इसी अभिक्रिया को हम लोग बहुलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि अल्किन ये जो है ये एकलकों को जोड़कर बहुलक बनाने वाली एक बहुलीकरण पद्धति है, महत्वपूर्ण पद्धति है। जैसे कि यहाँ पे अगले पेज पर, पेज नंबर 132 पर आपको पॉलीइथिलीन का संश्लेषण आपको यहाँ पे बताया गया है। मतलब ऐसे बहुत सारे एकलक से बहुलीकरण पद्धति से आप लोग बहुलक बना सकते बेटा, वो है पॉलीइथिलीन। ठीक है, तो CH2CH2 प्लस CH2CH2 इन दोनों के बाद इन दोनों के बीच में दोहरा बंध है बेटा। इन तीनों पदार्थों में ऐसे प्लस किए गए जो है, इससे बहुलीकरण क्रिया से आपको देखो CH2 एकहरा बंद बनी हुई एक बड़ी सी आपको यहाँ पे चेन नजर आएगी। तो यहाँ पे बहुलक की संरचना सूत्र, अलग अलग बहुलक के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अनुसार आपको पॉलीइथिलीन जो है वो कौन सा घटक यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इथिलीन से ये बना हुआ है। इसका सूत्र ब्रैकेट में डालने के बाद n मात्रा में यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका उपयोग है थैलिया, खिलाड़ियों के कपड़े जो है वो पॉलीइथिलीन से बनते हैं बेटा। पॉलीस्टायरीन है, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, टेफ्लॉन है, पॉलीप्रोपिलीन है। इन सब के उपयोग आपको यहाँ पे दिए गए, जैसे कि पॉलीस्टायरीन जो है वो थर्मोकोल की वस्तु बनाता है। पॉलीवाइनाइल क्लोराइड है PVC पाइप, थैलिया, दरवाजे पर रखे जाने वाले पायदान, अस्पताल की रक्त थैलियाँ, नलिया। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इन सब का यहाँ पे संरचना सूत्र दिया गया है, जिसका उपयोग पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है वो गर्म कपड़े और कंबल बनाने में काम आता है। टेफ्लॉन जो है वो निर्लेप के बर्तन बनाने में काम आता है। और पॉलीप्रोपिलीन जो है वो इंजेक्शन की सिरिंज, टेबल और कुर्सियाँ बनाने में भी काम आती है। तो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बेटा। तो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे आखिरी में आपको ये बताया गया है कि जैसे कि एक ही प्रकार के एकलकों की पुनरावृत्ति से
जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग समबहुलक कहते हैं बेटा। और दूसरा एक प्रकार है कि दो या दो से अधिक एक लकों द्वारा बनने वाले बहुलक को हम लोग यहाँ पे सह बहुलक कहते हैं। मतलब होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स ये दोनों अलग अलग है, समबहुलक और सह बहुलक। जैसे यहाँ पे उदाहरण बताया गया है कि PET अर्थात पॉलीइथिलीन टरथैलेट ये बहुलोकीय की एक ऐसी संरचना है कि जहाँ पे रेखीय ऐसे उदाहरण आपको यहाँ पर बताया गया कि वो रेखीय होती है, शाखीय और जालीदार भी होती है। ठीक है, और इसके आखिरी में प्राकृतिक बहुलकों की संरचना और संगठन के बारे में आकलन उनका विघटन करने पर ही प्राप्त हुआ है। मतलब इनका जब तक विघटन नहीं होगा तब तक इनकी संरचना और संगठन नहीं किया जा सकता है बेटा। तो इनका जो विघटन है, संगठन है, वो किस तरह से होता है वो तालिका नंबर 9.28 में आपको बताई गई है। ये हमारा आखिरी भाग है और इसके बाद हमारा स्वाध्याय का भाग शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, बहुलकों के अन्य नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज, प्रोटीन, DNA, RNA, रबड़ जो है प्राकृतिक बहुलक है, जिनमें एकलक का नाम है ग्लूकोज, न्यूक्लिकोटाइड या फिर आइसोप्रीन। इससे किसकी प्राप्ति होती है? तो सबसे पहले तो ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड से हमें स्टारच का कार्बोज मिलता है, सेल्यूलोज से लकड़ी मिलती है, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में, अंडों में होती है, DNA जो है प्राणियों के गुणसूत्र हैं, RNA जो है वनस्पतियों के गुणसूत्र हैं, और रबड़ जो है वो रबड़ पेड़ का रस है बेटा। तो ये बहुत सारे ऐसे कुछ प्राकृतिक बहुलक है, उनका अस्तित्व या प्राप्ति वनस्पतियों में, प्राणियों में किस तरह से होती है, यह सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे हमारा ये पाठ खत्म होता है। इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर जल्दी ही आपको मिलेंगे, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है बेटा। और तुरंत हमें अगली बार हमारा नया पाठ शुरू करेंगे, वो है अंतरिक्ष अभियान। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।